नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जो है आज की क्लास में हम जानेंगे। आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने गंगा की सहायक नदियाँ गंडक, गोमती, कोसी और महानंदा के बारे में जाना था, और साथ ही फिर सिंधु नदी तंत्र के बारे में अच्छे से जाना था। तो गंडक की भी यदि बात की जाए तो ये जो है नेपाल में धौलागिरी पर्वत के पूरब से जो है निकलती है। कहाँ से दोस्तों? धौलागिरी पर्वत से जो है निकलती है। और यदि हम बात करते हैं तो ये दो नदियों के मिलने से बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। नेपाल में इसको जो है नारायणी नदी के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? नारायणी नदी के नाम से। साथ ही इसकी सहायक नदियाँ बारी और त्रिशूली जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हमने बात की थी गोमती नदी की। गोमती नदी की बात की जाए तो ये जो है 940 किलोमीटर लंबी है गोमती नदी, जो कि यूपी के पीलीभीत जिले में गोमत ताल या फुलर झील से इसका उद्गम होता है। और गंगा की जो है एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से या मैदानी क्षेत्रों से जो है होता है। और ये जो है दोस्तों गाजीपुर नामक स्थान पर जो है किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। किस में? गंगा नदी में जो है मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी की यदि बात की जाए तो ये नेपाल हिमालय से इसका उद्गम जो है होता है, और इसका अन्य नाम है क्या? बिहार का शोक इसका अन्य नाम है। इसमें विनाशकारी बाढ़ आती है तो इसलिए इसको बिहार का शोक जो है कहा जाता है। और यदि इसका पुराना नाम क्या है? कोसी की नदी जो है इसका पुराना नाम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने बात की थी महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी का उद्गम होता है, और ये जो है गंगा की बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी है जो कि अंतिम रूप से गंगा में जल गिराती है। इसके बाद हमने जाना था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो ये तो आप सभी को पता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत की मानसरोवर झील से, बोखरचू ग्लेशियर से या कैलाश पर्वत श्रेणी से। तो तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, चाहे झील पूछ ले, ग्लेशियर पूछ ले या पर्वत पूछ ले। ये भारत में कहाँ से एंटर करती है? दमचौक से भारत में एंटर करती है, लद्दाख श्रेणी को काटती है, और इसके बाद लद्दाख व जास्का श्रेणियों के बीच से बहती हुई चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकलती है। और इसके बाद ये पाकिस्तान बहती हुई जो है कहाँ पे? अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसकी लंबाई जो है 800 800 नहीं 2880 से लेकर 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, क्योंकि किताबों में 2880 दिया होता है और गूगल में जो है 3180 दिखा रहा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए दोनों। इसके बाद हमने बात की थी जो सिंधु नदी है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो कौन सी श्रेणी को काटते हैं? लद्दाख श्रेणी को। किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कस के बीच से जो है बहती है। अब इसकी दोस्तों सहायक नदियों की हम बात करते हैं। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? जैसे झेलम है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है, सतलुज, द्रास, श्योक और जास्कर, ये इसकी सहायक नदियाँ थीं। इसके बाद हमने सिंधु नदी जल समझौता देखा था जो कि 1960 में हुआ था। 20% पानी भारत के हिस्से में और 80% पाकिस्तान को मिला था। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो सिंधु की सहायक नदियाँ, पहले इनको आप डिटेल से जानते हैं और इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी को भी आज ही की क्लास में हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 2500 यानी 725 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन सी? झेलम नदी, जिसका पुराना नाम है बेतास्ता नदी। तो झेलम नदी का पुराना नाम है बेतास्ता नदी। उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। अगर झील से पूछा जाएगा तो शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियाँ पोहरू और किशनगंगा। तो झेलम की सहायक नदियाँ कौन सी? पोहरू और किशनगंगा झेलम की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। झेलम नदी चिनाब नदी से जो है पाक के झंग नामक स्थान पर मिलती है। तो ये आपको याद रखना, जो झेलम नदी है ये जो है चिनाब की सहायक नदी है। अब चिनाब में कहाँ पर जाकर मिलती है? पाकिस्तान के
झंग नामक स्थान पर जो है चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब दोस्तों ये जो है ये झेलम नदी है, कुछ इस प्रकार बहती है और ये बैरीनाग नामक स्थान से इसका उद्गम जो है होता है। तो ये आपको समझ आई होगी। लंबाई 725 किलोमीटर, पुराना नाम बितास था, उद्गम बैरीनाग नामक स्थान से। झील पूछा जाए शेषनाग झील से। सहायक नदियाँ पोरू और किशनगंगा। झेलम नदी चिनाब से पाक के झंग नामक स्थान पर मिलती है। अब आते हैं चिनाब नदी के बारे में। तो ये जो है 1200 किलोमीटर लॉन्ग है। जो चिनाब नदी की हम बात करते हैं ये जो है 1200 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचला दर्रे से जो है दो नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है चंद्रा और भागा। इन्हीं दो नदियों के मिलने से जो है चिनाब नदी का उद्गम जो है होता है या चिनाब नदी बनती है। लेकिन उद्गम पूछा जाएगा तो बारालाचला दर्रे से। अगर ऐसा पूछा जाए किन दो नदियों से मिलकर बनी है तो चंद्रा और भागा से। चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। जिस प्रकार गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना है। उसी प्रकार चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि सिंधु में पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर जो है मिल जाती है। पुराना नाम क्या है इसका? अस्किनी पुराना नाम है। चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा नदियाँ हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर जो है मिलती हैं और यहीं से जो है ये चिनाब नदी के साथ रूप में बहती है। तो दोस्तों ये है चंद्रा और ये है भागा। अब ये जो है यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर जो है मिलती है और यहीं से जो है ये चिनाब नदी के नाम से बहती है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। तो पता लगा होगा आपको चिनाब नदी कैसे बनी है? चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है और ये जो है सिंधु की सहायक नदी है सबसे लंबी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना गया है? तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे मरसुदार है जो कि सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी हो जाती है। तभी है नीरू, बिलचैरी, बिचलैरी और मियार नाला। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। मरुसुदार, तभी, नीरू, बिचलैरी और मियार नाला ये जो है सहायक नदी हो जाती हैं किसकी? चिनाब की। चिनाब के बाद आते हैं अब रावी नदी पर। तो रावी नदी की बात करते हैं। ये जो है 720 किलोमीटर लॉन्ग है। यानी कितनी? 720 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा पड़ता है जिसमें अटल रोड सुरंग भी, ये आपको पता होना चाहिए, इसी रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है रावी नदी का। और साथ ही रावी नदी पर कौन कौन सा बांध बना हुआ है? चमेरा और थीन परियोजना बनी हुई है रावी नदी पर। इस थीन परियोजना को रणजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। इसकी सहायक नदियाँ बुधिल और सिउल। तो रावी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ? बुधिल और सिउल जो है रावी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ब्यास नदी। तो ब्यास नदी की बात करते हैं तो 470 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी? 470 किलोमीटर लॉन्ग है। उद्गम कहाँ से? ब्यास कुंड से उद्गम होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है ब्यास कुंड। ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी। ये नदी सिर्फ भारत में बहती है। यानी ये जितनी जो जैसे झेलम है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है और सतलुज है, इनमें से चार नदियाँ जो हैं ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान तक जो है बहती हैं। लेकिन जो ब्यास नदी है ये जो है केवल भारत में ही बहती है और ये जो है सतलुज में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी? सतलुज नदी की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी की हम बात करते हैं तो इसका पुराना नाम क्या है? सतुद्री इसका पुराना नाम है। उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत की राक्षसताल या राक्षसताल झील से इसका उद्गम होता है। तिब्बती नाम क्या है? लोंग चैन खम्बाब के नाम से जो है सतलुज नदी को जाना जाता है तिब्बत में। और यह नदी शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जिस प्रकार सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, तो उसी प्रकार जो है शिवकिला दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज बना हुआ है। यहाँ से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यानी सतलुज नदी में जहाँ पर ये ब्यास नदी मिलती है तो इन दोनों के संगम पर जो है हरी के बैराज बना हुआ है, जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई और इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर है, याद रखें दोस्तों। यहाँ पे नहर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे नहर लिखेंगे, नहर। कैनल याद रखें दोस्तों, ये हो गई भारत की सबसे लंबी नहर जो है हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ जैसे ब्यास है, स्पीति, बांसपा और नोग नोगली खड्ड याद रखेंगे दोस्तों। तो ब्यास, स्पीति, बांसपा और नोगली खड्ड, तो ये चारों इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। किसकी, सतलुज की, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सतलुज नदी। तो ये यहाँ से ये सतलुज नदी आ रही है तिब्बत की राकसताल झील से निकल के, ये बह रही है। अब ये आई ब्यास नदी। तो दोस्तों ये जो छोटी सी ब्यास नदी है, ये जो है पंजाब के हरी के बैराज नामक स्थान पर मिलती है। और यहीं पर जो इन दोनों के संगम पर हरी के बैराज बना हुआ है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और ये है छोटी सी स्पीति नदी। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र, जो कि इसकी सहायक नदी हमारी बची हुई थी। ये हो चुका हमारा कंप्लीट। अब किसके बारे में बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र तो हो चुका है कंप्लीट। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बारी आती है। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो इसको अच्छे से समझेंगे मैप में। अब आप सभी को पता है, ये है दोस्तों चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, जहाँ से उद्गम होता है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो इसकी भी यदि हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। झील पूछा जाएगा मानसरोवर झील से, पर्वत पूछा जाएगा तो कैलाश पर्वत से। अब यदि हम बात करते हैं, तो ये यहाँ से जो है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से नदी निकलती हुई जा रही है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये इस प्रकार, इसको तिब्बत में इसको जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यारलुंग सांगपो के नाम से। ये है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। तो इसके ऊपर से होती हुई जो है ये यू टर्न लेती है, और इसके बाद जो है यांगयाप दर्रे से होती हुई जो है भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है ये एंटर करती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये इसकी सहायक नदियाँ मिलना स्टार्ट हो गई। ये है दिबांग, ये लोहित है। तो दिबांग और लोहित ये हो गई दोस्तों बूढ़ी दिहांग। जब ये असम में बहती है, तो यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है, माजुली द्वीप। अब ये है सुबनसिरी, जो कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ये कामेयक आ गई दोस्तों इधर से। ये मानस है, जो कि कहाँ से है, भूटान की भी सबसे लंबी नदी है मानस। ये संकोश हो गई। और ये है चैमू ग्लेशियर से निकलती है तिस्ता नदी। और ये आई धनसिरी इधर से। ये है दोस्तों कपिली हो गई। और ये है बराक नदी, जिसको सोरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, सोरमा नदी यानी बराक नदी। तो ये आपको समझ आया होगा कहाँ से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं, किस तरह से भारत में प्रवेश करती है, तो ये सभी कुछ आपको समझ आया होगा। और इसके बाद जो है दोस्तों, ये यहाँ पे हमने बात की थी 1625 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये तिब्बत में जो है बहती है। 916 किलोमीटर जो है भारत में बहती है। और साथ ही जो है किस में, बांग्लादेश में कितनी 360 किलोमीटर बहती है लगभग। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है बनाती है। तो कहाँ पे गिराती है अपना जल, बंगाल की खाड़ी में। तो अब इसके सारे पॉइंट लिखते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। मैप तो आपने देख लिया अच्छे से। देखो यहाँ पे ये चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से यहाँ से निकल रही है। और ये रेड वाली जो है इस प्रकार यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 2900 किलोमीटर लॉन्ग है, याद रखें दोस्तों 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम यानी ओरिजिन मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत श्रेणी से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। तो तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं, चाहे ग्लेशियर पूछ ले, चाहे झील पूछ ले या पर्वत पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको किस नाम से, दिहांग नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करते हैं असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। और साथ ही माजुली द्वीप
इसी के द्वारा बनाया गया है, जो कि 80 किलोमीटर लॉन्ग है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। कहाँ पर? असम राज्य में, जो कि 80 किलोमीटर लॉन्ग है। अब इस माजुली द्वीप पर जो है मीसिंग जनजाति रहती है, मीसिंग जनजाति रहती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये आपको पता लग गया। अब ये यू टर्न कहाँ से लेती है? नामचा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, और इसके बाद भारत में यांगयाब दर्रे से होती हुई एंटर करती है, यानी प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश कहाँ से? यांगयाब दर्रे से। सबसे लंबी इसकी सहायक नदी सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। माजुली द्वीप की हम बात करते हैं, तो भारत का जो है पहला द्वीपीय जिला जो है घोषित किया गया है। तो भारत का पहला द्वीपीय जिला घोषित किसे किया गया है? तो ये किया गया है किसको? माजुली द्वीप को जो है किया गया है। मयूर द्वीप की हम बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूर द्वीप, जिसको पीकॉक आइलैंड भी जो है कहा जाता है। बाएं तट की सहायक नदियों की हम बात करते हैं, जैसे दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक और बूढ़ी दिहांग। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, जो कि बाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में आकर जो है जल मिलाती हैं। अब दाएं तट की सहायक नदियाँ जैसे सुबनसिरी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, कामेग है, मानस, अमो, संकोच और तिस्ता। तो ये आपको याद रखना है, ये तो हो गई इसकी सहायक नदियाँ। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, बराक नदी, तो इसको जो है सोरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी की यदि बात करते हैं, तो इसको जो है सोरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सोरमा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बराक नदी को जाना जाता है, जिसका उद्गम जो है मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, भारत की सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी, राजस्थान के अलवर ज़िले से निकलती है, और ये जो है 45 से 90 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है सिंधु की सहायक नदियाँ थी कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जाना है, जिसमें हमने अच्छे से बात की है कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी सहायक नदियाँ, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की है। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और ये होगा कंप्लीट। और कल की क्लास में हम जानेंगे दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, जिनको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।